तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल राज अकेडमी में। वादे के अनुसार जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आज का वीडियो टाइप ऑफ रिलेशन लेके आऊँगा। वादे के अनुसार आज मैंने इस वीडियो में टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि टाइप ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो आइए फिर बिना कोई देर के आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलेशन का टाइप कितने होते हैं। बेसिकली रिलेशन का जो टाइप है वो मेरा 8 है। वो जो मेरा पहला है वो मेरा है एम्प्टी रिलेशन। चलिए मैं लिख भी देता हूँ। ये 8 मेरा टाइप है रिलेशन का। तो 11th में मैंने चर्चा करी थी एम्प्टी रिलेशन की, यूनिवर्सल की, आइडेंटिटी की और इनवर्स की। जो मेरा 12th का बुक है उसमें मेरा रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट होता है और मेरा यहाँ 12th में मैं चर्चा करूँगा रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का और इक्विवेलेंट का। बेसिकली इन सभी का चर्चा मैंने 11th में भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को रिकॉल करा दूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। बेसिक किस रिलेशन को हम कह सकते हैं एम्प्टी रिलेशन और किस रिलेशन को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला टाइप के बारे में तो वो मेरा होगा एम्प्टी रिलेशन। समझना बिल्कुल भी आसान है कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, नहीं है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको रिलेशन जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिलेशन को अगर जानते हो अच्छी तरह से कि रिलेशन क्या है, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आप जान रहे हो कि रिलेशन क्या है तो फिर इसके टाइप को पकड़ने में आपको समय नहीं लगता है। जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया कि रिलेशन किसे कहते हैं, एकदम इजी से डेफिनेशन वहाँ पे मैंने दिया और खूब अच्छे से मैंने उस वहाँ समझाया है कि रिलेशन का डेफिनेशन किस तरह से होता है ना। तो वो किताब के लैंग्वेज को दूर हटा के, तो उस तरह से अगर आप रिलेशन को समझते हैं तो आज आपको इस एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि एम्प्टी रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एम्प्टी रिलेशन जो है मेरा कुछ नहीं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एम्प्टी रिलेशन, इसका मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा रिलेशन जो कि कभी रिलेशन था ही नहीं। ये क्या बात हुई, कोई रिलेशन था और ऐसा रिलेशन जो कभी रिलेशन था ही नहीं, तो फिर वो रिलेशन हुआ ही नहीं। जैसे कि मैंने 11th में आपको बताया था, सेट आप लोगों ने पढ़ा, तो सेट में जो जो टाइप ऑफ सेट में पहला था वो मेरा एम्प्टी सेट ही था। तो एम्प्टी सेट के बारे में भी वहां मैंने बताया था कुछ इसी प्रकार से कि कोई एक ऐसा सेट और वैसा सेट और उस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब एकदम खाली डब्बा को हम सेट कर रहे हैं। लेकिन सेट का जहां पे डेफिनेशन था वहां पे ये नहीं था। सेट का डेफिनेशन था कि उस डब्बा में एलिमेंट होनी चाहिए, लेकिन वहां पर एलिमेंट नहीं होते हुए भी हम लोग उसका नाम सेट दे रहे थे। और कैसा सेट, तो एम्प्टी सेट। उसी प्रकार से रिलेशन जो होता है वो मेरा रिलेशन ए क्रॉस बी का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट को हम कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उसी तरह से यहाँ रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन होते हुए भी वो क्या है, खाली रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है।
चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये ऐसा आखिर कि ये कौन सा रिलेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि रिलेशन है लेकिन खाली है, तब ये रिलेशन हुआ ही कहाँ। लेकिन नहीं स्टूडेंट, ये रिलेशन है। चलिए मैं अगर बात करूं एम्प्टी रिलेशन के बारे में एकदम डिटेल से, तो फिर आइए चलिए हम मान लेते हैं कि कोई एक सेट है ना, कोई एक सेट है, सेट ए ही मान लेते हैं। और ये सेट जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी कि रिलेशन का जितना भी जहां भी बात होगा रिलेशन में, वहां हम सेट को तो मानेंगे ही, लेकिन वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एम्प्टी हो गया तो वहां पर रिलेशन का कोई मायने होता ही नहीं है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे सेट ए मानेंगे और उसका नॉन एम्प्टी सेट मानेंगे। अब हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, है ना, और 12th में भी मैंने बताया है पहला वीडियो में कि जो रिलेशन है बेसिकली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का या फिर ए क्रॉस ए का, तो हमको पता है कि जब हम लोगों ने 11th में सबसेट पढ़ा था वह हमको पता था कि फाई जो है वो सभी का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो फाई उसका सबसेट होगा ही होगा। उसी प्रकार से जो रिलेशन का जो डेफिनेशन है वह मैंने बताया है कि जो ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा उस सबसेट के बीच में मैं कह सकता हूं कि रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, कुछ इस प्रकार से। सेम एज सेम वही कंसेप्ट यहां भी इस्तेमाल होगा एम्प्टी रिलेशन में मेरा। कैसे होगा कि हम मान लेंगे कि ए है और वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और ये बात तो हम जानते ही है ना कि फाई जो है वो सबसेट होगा मेरा ए क्रॉस ए का, है ना। ए क्रॉस ए का जो फाई है वो मेरा सबसेट होगा। हम जानते हैं कि सभी का सबसेट फाई होता है, फाई होगा सबसेट। यानी कि जब ए क्रॉस ए का सबसेट मेरा फाई हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई जो है ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। और यही फाई जब एक रिलेशन बन जाता है ए क्रॉस ए का, तो इसी रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। अभी क्लियर हो, अभी क्लियर होगा कि यही फाई जब सबसेट हो जाता है किसी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो दूसरी तरह से भी उसको हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई रिलेशन है, ठीक, नॉन एम्प्टी सेट में कोई रिलेशन है, तो हम उसको एम्प्टी रिलेशन तब कहेंगे जब कोई भी एलिमेंट सेट ए का, मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट है, इस तरह से सेट ए में इसमें भी 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट है, ठीक है। इसके बीच के रिलेशन को हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन तब जब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ होगा। यानी कि चाहे वो कैसा भी स्टेटमेंट हम दे दें, कैसा भी हम स्टेटमेंट उसको दे दें कवर करने के लिए, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट के एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम इसी रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। यानी कि जैसे कि हम बताए थे ना कि ये वाला एलिमेंट कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा रिलेशन आर से, तब हम इसको कहते हैं रिलेशन। लेकिन यहाँ पर इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, तब इसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब ये मेरा क्लियर है ना? वेरी गुड, आप लोग ये समझ गए फ्रेंड्स। सेकेंड अगर मेरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ना, और भी आसान है ना। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जैसे कि हम मान लेंगे कि कोई भी एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन है, नॉन एम्प्टी सेट मानना पड़ेगा। और जो ए क्रॉस ए है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा ए क्रॉस ए हो गया, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। हम लोगों ने पढ़ा है 11th में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है कि
कोई भी एलिमेंट खुद का सबसेट होता है। ये भी बात वहाँ पे सेट में जो सेट थ्योरी है वहाँ पर मैंने ये बात भी करी है। सबसेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने तो वहाँ पर जैसे था 11th में, वहाँ पर एक टॉपिक था सबसेट, सेट थ्योरी में, और उस सबसेट में मैंने पढ़ाया है कि फाई सभी का सबसेट होगा और खुद का सबसेट होता है। ये बात वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से रटवा रखी है कि खुद का सबसेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे A क्रॉस A है, ये सबसेट होगा A क्रॉस A का अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, अकॉर्डिंग टू वो टॉपिक सबसेट। तो ये बात हमको अच्छी तरह से बस पता है कि A क्रॉस A जो है ये मेरा सबसेट होगा A क्रॉस A का, खुद का सबसेट होता है, हमको पता है। तो फिर चलिए, ये बात तो हम जानते हैं, ये हो गया। अब मान लेंगे कि कोई सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट है ना, A क्रॉस A इसका सबसेट है। अब क्या, अब जो A क्रॉस A जो रिलेट है ये वाला A क्रॉस A से, इस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसी रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसको थोड़ा सा साइड रखिए, आप समझिए। यूनिवर्सल मतलब होता है इतना बड़ा रिलेशन जो कि सारे रिलेशन इसके अंदर आ गया हो। जैसे कि सेट में भी एक था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया सबसे बड़ा सेट, और उस सेट के अंदर में सारे सेट आ गए। एम्प्टी सेट आ गया, है ना। एम्प्टी सेट को नल सेट, जीरो सेट ऐसे भी हम कह सकते हैं। सारे सेट, सारा सेट जो है ये इसके अंदर आ गया, और इस वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर में सारा सेट आ गया। यूनिवर्सल मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा सेट। उसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा रिलेशन जो कि सबसे बड़ा हो। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि एक फैमिली है, ये एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को समझाने का सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ध्यान से समझिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को स्किप ना करें, एकदम इसको कंटिन्यूअस देखें। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़े। मैं समझाऊंगा आपको इस दोनों रिलेशन को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे दिमाग में आ गया सही टाइम पे। चलिए, मान लीजिए आपकी एक फैमिली है, और उस फैमिली में न जाने कई सारे दादा है, कई सारे पोता है। एक ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, और इस फैमिली में दादा है, पोता है, कई सारे, है ना, उसके पिता हैं। एक मतलब ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ा सा फैमिली है, ठीक है ना। अब एक, चूंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं तो हमको जो घर में रिलेशन होता है उसको हमको जानना जरूरी होता है। एक दादा है और न जाने कई सारे पोता है, ठीक। अभी देखिए आप, ये दादा इस पोता से भी संबंध है रखता है, इस लड़का का भी ये दादा ही लगता है, इसका भी ये दादा ही लगता है, इसका भी दादा है, और इसका भी दादा है। इन सभी के बीच में दादा और पोते का ही रिलेशन रखा है। अब आप समझिए, ये जो रिलेशन है ये मेरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन। न जाने कितने सारे पोते हैं और एक ही आदमी से ये सभी ताल्लुक रखते हैं, और वो भी किस रिलेशन से, तो दादे और पोते के रिलेशन से। अब ये मेरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, है ना। फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है, मेरा दादा ही तो होता है ना। और समझिए कि अगर ये दादा मर गया, ठीक है, अगर ये दादा टपक गया, ऊपर चला गया, तो अब यही रिलेशन में, यही परिवार में दादे और पोते का कितना संबंध हुआ, एक भी नहीं। क्योंकि ये दादा था और ये दादा मर गया, तो जितने भी इसके पोते थे, अब उस पोता
जो पोते जो जितने भी हैं 1 2 3 4 5 है, मान लिया जाए 5 पोता है और ये एक ही दादा है। अगर ये दादा मर गया तो फिर ये दादे और पोते का रिलेशन इस परिवार में रहा ही नहीं। और इसी रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, कि एक ऐसा रिलेशन जो कि रिलेशन है ही नहीं, उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। सोचिए ना कि कोई फैमिली है, वहां पर दादा है, पोता है, दादा मर गया, तब उसको उस रिलेशन में, उस परिवार में दादे और पोते का कितना रिलेशन है? 0, नल, वॉइड, एक भी नहीं। तो इसी तरह के रिलेशन को कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। और अगर एक दादा जिंदा है और ये कई सारे पोते इससे रिलेट है, तो सबसे बड़ा रिलेशन मेरा दादा और पोता का होता है, ठीक है। और यही हो गया मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर इसको हम टपका दें तो इस रिलेशन, इस परिवार में दादा और पोता का रिलेशन बचा ही नहीं। और इसी टाइप के रिलेशन कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। अभी आपको ये दोनों ही क्लियर होंगे। नोट्स तो मिल ही जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मैं अगर आगे चलूँ तो ये मेरा एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया, यूनिवर्सल भी मेरा क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे। जो आइडेंटिटी रिलेशन का अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिटी रिलेशन, आइए, जो मेरा तीसरा है वो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। और बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया। अब ये रिलेशन क्या है देखिए, मैं समझाऊं अगर आपको। तो एक आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है। बेसिकली जो आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको पहले मैं बता दूं आपको कि इसको मैं डिनोट करूंगा आई ए से। ये मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपका बुक है एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा, वो भी इसको आई और सफिक्स में ए लिख दीजिएगा। ये आई ए से डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन को, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइंड किस तरह से करेंगे, देखिए, आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए। ये हो गया मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिलेशन होगा मेरा, एक कोई भी रिलेशन आर हम मान लेते हैं, वो रिलेशन होगा नॉन एम्प्टी सेट ए में। और उस रिलेशन को हम, कोई भी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे जब ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो होगा नॉन एम्प्टी सेट हम ए मानेंगे, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसमें जो एलिमेंट होगा, है ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों एलिमेंट है ना, जो ईच एलिमेंट ऑफ ए होगा वो रिलेटेड होगा इटसेल्फ, वो खुद से ताल्लुक रखता होगा। यानी कि अब देखिए, अभी क्या है ना कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, ठीक है। एक अगर हम आपको एग्जांपल बताऊं, एक मतलब कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के बारे में, आपके सोसाइटी के बारे में, तो एकदम आसान हो जाएगा इस रिलेशन को समझना, आइडेंटिटी रिलेशन को। देखिए, बात ये होता है ना कि पहले के ज़माने में जो है, सभी जितने भी आदमी थे इस संसार में एक दूसरे से ताल्लुक रखते थे, है ना। नहीं कुछ तो चलो यार, उससे परसों या कल काम आ ही जाएगा, है ना, इस टाइप के। लेकिन अभी का जो ज़माना है बहुत ही खराब है, मैं आपको बताऊं तो बहुत ही खराब है। और अभी के डेट में कोई भी आदमी किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता है ना। तो अभी का जो आदमी है ये सेल्फिश बन गए हैं। और इसी रिलेशन को मैं कहता हूं आइडेंटिटी रिलेशन, जो कि खुद से ही ताल्लुक रखे, यहाँ तक कि अपने बेटा और पोते से भी ताल्लुक ना रखे, उस आदमी को हम कहते हैं सेल्फिश आदमी। और उस रिलेशन को मैं कहता हूं आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि वैसा आदमी जो खुद से ही ताल्लुक रखता हो। अभी अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो इसका जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, एकदम इजी है। बस यही है जो मैंने कहा, बस यही है ना। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि अ रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज said to be identity relation if each element of set A
इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर वो रिलेटेड है इटसेल्फ से तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गया? वो ऐसा रिलेशन जो कि खुद से ही ताल्लुक रखता है। देखिए ना, मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ मैथमेटिकली, ए कॉमा ए सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए से रिलेट है कब? जब ए बिलोंग्स करता है सेट ए में। सिर्फ ए से ही रिलेट है, उसी तरह से बी से ही रिलेट होगा, और जेड से ही। और ऐसा ही रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ, और मेरा वो आखिरी होगा 11th क्लास का, और वो मेरा होगा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है देखिए, ठीक है ना। देखिए लेट, अगर हम लोग मान लें लेट कि आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हम मान लें कि एक ऐसा कोई है ये रिलेशन है, आर है, सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। लेट की आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर हम आर को रिलेशन अगर मान लें ए टू बी में, है ना, तब जो इनवर्स होगा, इनवर्स इज अ रिलेशन, तो इसी का इनवर्स, इसी रिलेशन का इनवर्स, अभी जो रिलेशन है वो मेरा ए टू बी में है, लेकिन इसी रिलेशन को अगर हम इनवर्स कर दें, इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा करना, ठीक ना। उल्टा अगर कर दें यानी कि सेम रिलेशन को रहने दे, बस ये सेट बी हो जाए, ये सेट ए हो जाए, और ये रिलेशन को अगर हम बंद कर दें तो इस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जो पहले ए से बी में था, अब वही मेरा बी से ए में हो गया, इस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, है ना। इसको मैं डिनोट करता हूँ आर, और ऊपर में पावर -1। इसको हम पढ़ते कभी भी, इसको हम -1 पावर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको आर इनवर्स पढ़ते हैं। अगर कोई आर टू दी पावर -1 पढ़ता है तो वो उसका गलत है, उसका पढ़ने का तरीका गलत है। इनवर्स का कहने का और लिखने का जो तरीका है वो यही है, आर और ऊपर में पावर में -1 डाल दीजिएगा, लेकिन इसको पढ़ना है आर इनवर्स, है ना, आर इनवर्स। तो जैसे कि आर इनवर्स जो है, जैसे कि इस सेट में अगर मैं लूँ तो ए से बी में था, तो ए कॉमा बी रिलेशन है जब बी कॉमा ए बिलोंग्स करता है रिलेशन में, ठीक है ना। एग्जाम्पल के सहायता से हम सेट ए लेते हैं और उसमें मैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स उसमें मैं डाल दिया। सेट बी लेते हैं और उसमें मेरा 2 3 चलिए 5 7 9 इस तरह से मैंने डाल दिया। क्लियर? अब ये दोनों के दोनों हो गया मेरा सेट अलग अलग, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है ना। अब जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का रिलेशन को डिफाइंड कुछ इस तरह से किया गया है कि 1,2 1,5 फिर 2,3 फिर 2,7 फिर 4,7 इस तरह से कुछ, है ना। ये मेरा रिलेशन हो गया। अब इसका अगर मैं इन्वर्स अगर आपको मैं बताऊं आर इन्वर्स, तो वो मेरा आर इन्वर्स क्या होगा? देखिए यहाँ पे 1,2 था, ये रिलेशन है ए से बी में और हमको इन्वर्स निकालना है, मतलब कि बी से ए में निकालना है, यानी कि बी से ए में जो होगा वो मेरा 2,1 होगा, यानी कि 2,1। उस तरह से मेरा होगा 5,1। ये आप बोलिए, खुद से बोलिए क्या होगा? 2,3 है, क्या होगा? 3,2 होगा। ये बोलिए आप 2,7 है, क्या होगा? 7,2 होगा। ये मेरा 4,7 है, क्या होगा? 7,4 होगा। तो यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको मैं चेंज करके इंटरचेंज करके सेकंड कंपोनेंट कर दूं, और जो सेकंड कंपोनेंट था उसको मैं इंटरचेंज करके फर्स्ट कंपोनेंट अगर बना दूं, तो उसी का अगर मैं सेट तैयार कर दूं तो वो मेरा हो गया इन्वर्स। उसी रिलेशन का मैंने इन्वर्स निकाल दिया, बस यही है इन्वर्स, ठीक है ना। अभी क्या है देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में डोमेन रेंज के बारे में तो बताया ही है, ठीक है ना। इन्वर्स का सबसे बड़ा खासियत ये है स्टूडेंट कि जो डोमेन है वो डोमेन
इक्वल टू होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। जो आर इनवर्स का जो रेंज होगा वो इक्वल टू होगा डोमेन का। अभी क्या घोच पच हो गया है ना। चलिए इसको मैं इजीली मैं इसको समझाता हूँ कि मैं ये क्या लिख दिया, मैंने ये क्या बोल दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन जो है जैसे कि ये रिलेशन है, ठीक है ना, मैंने इसको रिलेशन मान लिया। अभी मैं अगर बोलूं कि आप इसका डोमेन निकालिए, तो अगर आप पिछला वीडियो था उसको अगर आप देखे होंगे तो आप अभी तुरंत बोल दीजिएगा कि एक ऐसा सेट सर आप तैयार करो जिसमें कि जो पहला कंपोनेंट अगर हम उस सेट में बंद कर दें तो वो सेट हो जाएगा मेरा डोमेन। इस सेट को देख के आप डोमेन लिखिए। 1, अब 1 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 है मेरा, फिर 2 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, है ना, फिर 4 है, मैंने लिख दिया। और यही मेरा हो गया डोमेन, यानी कि जो पहला कंपोनेंट हो गया उसका मैं सेट तैयार कर दिया, यही हो गया मेरा डोमेन, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा है कि डोमेन जो होगा रिलेशन का, ये रिलेशन का जो डोमेन होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स का जो रेंज होगा उसका इक्वल होगा। चलिए अब मैं रेंज निकालता हूँ आर इनवर्स, मैंने प्रूफ में करा रहा हूँ स्टूडेंट कि देखिए कि इक्वल होता है या नहीं। अब रेंज क्या होता है, अगर मैं सेकेंड कंपोनेंट का अगर मैं सेट तैयार कर दूं तो वो मेरा रेंज हो गया, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या डोमेन, ये क्या रेंज, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखें। रेंज ऑफ आर इनवर्स से अगर हम देखें तो आर इनवर्स का रेंज क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सेकंड कंपोनेंट का हम सेट तैयार कर दें वही मेरा रेंज होगा आर इनवर्स का, है ना। तो सही बात है, 1 है, 2 है और 4 है, ये हो गया। अभी आप गौर से देखिए डोमेन ऑफ रेंज, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन और अभी रेंज ऑफ आर इनवर्स, ये एकदम इक्वल है, ठीक ना। इसी तरह से सेम कंसेप्ट के थ्रू हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज होगा, है ना, रेंज ऑफ आर जो होगा वो मेरा इक्वल होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स का जो डोमेन होगा यानी कि 2 5 3 7, है ना, 2 5 3 7 डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और वही इक्वल टू होगा रेंज ऑफ आर, यानी कि जो इसका जो रेंज होगा 2 5 3 7 वही होगा मेरा। तो सेम कंसेप्ट से मेरा ये भी ट्रू होता है और ये भी। तो ये एक जो है मतलब कि नॉट की तरह ये बातें याद रखने वाली चीज़ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसको कहेंगे, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको कहेंगे, और ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसको कहेंगे। तो इन सभी को सीखने के लिए एक लाइन में लिखूंगा, गौर से देखिएगा। अ रिलेशन आर ऑन ए non-empty set A is said to be पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ए रिलेशन आर ऑन एन non-empty set A is said to be reflexive। कोई रिलेशन होगा आर जो कि non-empty set A पर होगा, उसको हम रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब इफ, है ना, इफ ए कॉमा ए, है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, छोटी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि सेट ए। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने देखा ना वो आइडेंटिटी रिलेशन कि खुद से ही ताल्लुक रखता है, उस रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। सेम एज सेम रिफ्लेक्सिव भी वही होगा, है ना। कि जैसे कि कोई एक ये है, जैसे कि सेट है 1 2 3 है, तो जो रिलेशन होगा वो इसकी रिस्पेक्ट में वो रिलेशन 1,1 होना चाहिए, और उसमें 2,2 भी होना चाहिए, और 3,3 भी होनी चाहिए।
यानी कि जो सेट है उसमें जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट है सेट में उन सभी एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए, उसको हम कहेंगे रिलेशन। और वो भी कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी एलिमेंट का डबलेट्स प्रेजेंट नहीं हुआ रिलेशन में तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा मेरा। जैसे कि अगर रिलेशन में अगर 1 1 रहा, 2 2 रहा और 3 3 अगर नहीं रहा तो हम सिर्फ एक को देख करके या फिर दो को देख करके हम नहीं कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें जितना भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का यहाँ पे डबलेट्स प्रेजेंट होना चाहिए स्टूडेंट, तब हम इसको कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। उसी तरह से हम कहेंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। इफ सिमेट्रिक होगा ये, लेकिन तब होगा सिमेट्रिक जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू R होगा, दैट इम्प्लाइज कि b कॉमा a भी बिलोंग्स टू R होगा। वेयर a कॉमा b बोथ बिलोंग्स टू सेट A, तब देखिए मतलब कि a कॉमा b अगर रिलेशन में अगर बिलोंग्स करेगा तो b कॉमा a भी इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, और उस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। जैसे कि कोई रिलेशन है इस तरह से 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 3, 4 कॉमा 2। तो देखिए 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 3 है और 4 कॉमा 2 है। 2 कॉमा 3 है जैसे कि, तो 2 कॉमा 3 हो गया कि a कॉमा भी बिलोंग्स कर रहा है R में। यहाँ पर a है 2 और b है 3, है। 2 कॉमा 3 अगर मेरा बिलोंग्स कर रहा है R में तो ये रिलेशन अभी सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक तब होगा जब 3 कॉमा 2 भी बिलोंग्स करेगा मेरा R में। जो 4 कॉमा 2 है ये जो रिलेशन है उसमें 2 कॉमा 3 अगर है तो इसका एकदम उल्टा इनवर्स है ना, 3 कॉमा 2 भी बिलोंग्स होगा रिलेशन में। तब 4 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 4 भी होगा, तब ये रिलेशन जो है कहलाएगा मेरा सिमेट्रिक। ऐसा नहीं है कि अगर 2 है तो दोनों का उल्टा होना जरूरी है, एक का भी अगर उल्टा होगा तो हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक कह सकते हैं। मैं थर्ड के और बढ़ूं और वो मेरा होगा मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन मैं किसको कहूँगा? तो ट्रांजिटिव रिलेशन मैं कहूँगा जब कोई नॉन एम्प्टी सेट A होगा, रिलेशन R होगा, मैं उसको ट्रांजिटिव कहूँगा इफ a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स करता होगा R में एंड b कॉमा c जो है वो भी बिलोंग्स करता होगा R में। दैट इम्प्लाइज कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है, b कॉमा c बिलोंग्स कर रहा है तो a कॉमा c भी बिलोंग्स करेगा मेरा R में, और उस टाइप के रिलेशन को मैं कहूँगा ट्रांजिटिव रिलेशन, जहाँ की वेयर a कॉमा b कॉमा c ये तीनों बिलोंग्स करेगा मेरा सेट A में, ठीक है ना। तब अभी देखिए आप a कॉमा b कर रहा है, b कॉमा c कर रहा है तो a कॉमा c बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे कि तो अगर एक हम रिलेशन अगर हम ले लें जैसे कि 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 1 है, ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर इस रिलेशन को अगर हम ट्रांजिटिव अगर बोलेंगे तो तब बोलेंगे जब ये मेरा 2 कॉमा 2 तो मिल रहा है, यानी कि 1 कॉमा 3 भी हमको होना चाहिए, तब इस रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव। अगर ये दोनों मिल रहा है b कॉमा b तो a कॉमा c भी हमको होनी चाहिए। उसी तरह से a कॉमा c 1 कॉमा 3 हमको यहाँ पर देखने को मिलता है अगर, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। क्लियर। अब जो मेरा टाइप ऑफ रिलेशन में जो मेरा आखिरी होगा वो मेरा होगा है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा ये देखिए आप। इक्विवेलेंट रिलेशन कोई भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कह सकते हैं जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, जब वो रिलेशन सिमेट्रिक हो और जब वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंट रिलेशन। यानी कि इसका एक कंडीशन है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, पहला। दूसरा
कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होनी चाहिए, और तीसरा कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ये तीनों का तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब वो इस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.